Well, regulation of respiration, one of the most interesting topic and one of the most important topic of physiology. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिस्पायरेशन को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो हम रिस्पायरेशन को रेगुलेट दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक ही हमारे पास नर्वस कंट्रोल और दूसरा है हमारे पास कीमो रिसेप्टर कंट्रोल। एक ही हमारे पास नर्वस कंट्रोल और दूसरा है हमारे पास कीमो रिसेप्टर कंट्रोल। एक क्या है हमारे पास नर्वस कंट्रोल और दूसरा क्या है कीमो रिसेप्टर कंट्रोल। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस करते हैं नर्वस कंट्रोल को। तो नर्वस कंट्रोल कैसे हमारे पास है ना, नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे हमारे पास रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, ये हमारे पास कंट्रोल करता है थ्रू रिस्पायरेटरी सेंटर। नर्वस कंट्रोल किस तरीके से रिस्पायरेशन को रेगुलेट करता है, थ्रू रिस्पायरेटरी सेंटर। अब ये रिस्पायरेटरी सेंटर किस है ना वो मोड्स क्या बोलते हैं, किस मर्स की दवा है। तो हम देखते हैं कि ये रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है ये हमारे पास ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है। क्या होता ये रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है, ब्रेन में लोकेटेड होता है। ब्रेन में भी हमारे पास मेडुला और पॉन्स वाला एरिया जो है, मेडुला और पॉन्स वाला एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक तो वेजोमोटर सेंटर लोकेटेड होता है, दूसरा हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, तो ये जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 सेंटर होते हैं। इस रिस्पायरेटरी सेंटर के अंदर क्या होते हैं, 3 सेंटर होते हैं। एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक जो होता है वो हमारे पास पॉन्स वाले एरिया में लोकेटेड होता है। एक डॉर्सल, वेंट्रल ये दोनों मेडुला के एरिया में लोकेटेड हैं। ठीक है, और जो तीसरा जो मैंने बताया है वो हमारे पास लोकेटेड होता है पॉन्स वाले एरिया में। तो ये तीनों सेंटर मिलके हमारे पास एक बड़ा सेंटर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर। 3 छोटे सेंटर हैं जो कि हमारे पास क्या है, एक डॉर्सल पे सेंटर लोकेटेड है, एक वेंट्रल पे सेंटर लोकेटेड है, एक हमारे पास है ना अपर पॉन्स के ऊपर सेंटर लोकेटेड है। ये 3 सेंटर मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एक रिस्पायरेटरी सेंटर बनाते हैं। ठीक है, अब ये 3 सेंटर कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास डॉर्सल रिसेप्टर जो कि हमारे पास न्यूक्लियस सॉलिटेरिस के अंदर लोकेटेड होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस सॉलिटेरिस क्या है, ये हमारे पास जगह है कहाँ पे, मेडुला में। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक है सेंटर जिसको हम कहते हैं वेंट्रल, जो कि हमारे पास वही न्यूक्लियस सॉलिटेरिस में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है वो है हमारे पास न्यूमोटैक्टिक वो सेंटर। तीसरा क्या है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर। ये हमारे पास अपर पॉन्स में लोकेटेड होता है और उस पे जो वहाँ पे अपर पॉन्स पे जो जगह होगी उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगस। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस एम्बिगस। तो एक ये आप जनरल चीज़ याद रखो कि नर्वस सिस्टम में कैसे कंट्रोल हो रहा है, कि नर्वस जो कंट्रोल जो है वो डिपेंड करता है रिस्पायरेटरी सेंटर के ऊपर। और रिस्पायरेटरी सेंटर क्या है, रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे पास इटसेल्फ इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 स्मॉल सेंटर्स। ठीक है, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक न्यूमोटैक्टिक। रिस्पायरेटरी सेंटर के ऊपर बात चल रही थी, तो रिस्पायरेटरी सेंटर हमें समझ में आ गया था कि क्या है, इट इज़ एन स्पेशलाइज्ड एरिया बिटवीन द मेडुला एंड द पॉन्स। ये क्या है, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पे हमारे पास 3 सेंटर्स लोकेटेड हैं, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक हमारे पास क्या कहलाता है, अपर पॉन्स के ऊपर जो लोकेटेड है वो है न्यूमोटैक्टिक। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डॉर्सल और वेंट्रल और न्यूमोटैक्टिक ये एक्चुअली जिस जगह पे लोकेटेड होते हैं इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर। ये रिस्पायरेटरी सेंटर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी इम्पल्सेस होती हैं वो हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि है ना बैरो रिसेप्टर कंट्रोल जो होता है वो क्या करता है, वो मैसेज है ना क्या कहते हैं, वो बैरो रिसेप्टर के अंदर अगर हम एओर्टिक की एग्जाम्पल ले लेते हैं, एओर्टिक जो रिसेप्टर होता है, बैरो रिसेप्टर का जो टाइप है एओर्टिक वाला, वो क्या करती है, वो थ्रू वेगस नर्व जो होती है वो हमारे पास सेंसरी स्टिमुलेशन जो है वो भेजती है न्यूक्लियस सॉलिटेरिस के अंदर सबसे पहले, और फिर न्यूक्लियस सॉलिटेरिस से हमारे पास मैसेज आता था वेजोमोटर सेंटर पे। तो ये न्यूक्लियस सॉलिटेरिस कहाँ पे था, तो ये न्यूक्लियस सॉलिटेरिस जो था वो एक्चुअली इस रिस्पायरेटरी सेंटर का पार्ट है। न्यूक्लियस सॉलिटेरिस क्या है, ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर में सेंसरी इनर्वेशन किस किस की आती है, कि हमारे पास है ना कीमो रिसेप्टर से आ जाती है, और कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज़ के अंदर लोकेटेड होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन की है ना वेरिएशन को चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास इस रिस्पायरेटरी सेंटर में हमारे पास किसकी स्टिमुलेशन आती है, इस रिस्पायरेटरी सेंटर के अंदर जो स्टिमुलेशन आती है वो आती है बैरो रिसेप्टर से। बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं, आर्टीरियल प्रेशर के अंदर चेंजिंग को चेक करेंगे, तो उस चेंजिंग की जो स्टिमुलेशन होगी वो हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियस सॉलिटेरिस वाले एरिया में आएगी, फिर वहाँ से वेजोमोटर सेंटर। ठीक है, तो न्यूक्लियस सॉलिटेरिस हमें अब पता पड़ेगा कि भाई ये रिस्पायरेटरी सेंटर का पार्ट है, तो हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर इज ऑल्सो रिसीविंग इम्पल्सेस फ्रॉम
दैट बैरो रिसेप्टर। उसके बाद हमारे पास तीसरा कौन सी चीज़ की ये स्टिमुलेशन लेगा, वो लेगा हमारे पास जो एट्रिया के अंदर रिसेप्टर, लोकल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं एट्रिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है, वो थ्रू है ना वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये हमारे पास यहाँ पे स्टिमुलेशन पहुँचा देंगे न्यूक्लियस सॉलिटेरिस, जो कि हमारे पास पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी सेंटर का। फिर वहाँ से हमारे पास इम्पल्सेस जो है वो है ना वेजोमोटर में जाएंगी, और फिर वेजोमोटर से अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी करवानी है तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम में चली जाएगी। अगर हमें है ना वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को इन्हांस कराना है तो फिर वो क्या करेगी कि वो है ना वेजोमोटर सेंटर में जो मीडियल वाला पार्ट होता है, जो कि हमारे पास है ना कार्डियो इनहिबिटरी पार्ट भी कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट भी कहते हैं, वहाँ पे मैसेज चले जाएगा। वहाँ से हमारे पास क्या होगा कि है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा, और वेगल नर्व के थ्रू क्या होगा कि हार्ट पे मैसेज जाएगा कि तुम अपना हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ कर दो। तो बहरहाल कहाँ से कहाँ बात चली गई कि हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्पिरेटरी सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस सॉलिटेरिस वाला एरिया भी होता है। तो हमारे पास रिस्पिरेटरी सेंटर में क्या होता है कि हमारे पास बैरो रिसेप्टर से भी इम्पल्सेस आती हैं, कीमो रिसेप्टर से भी इम्पल्सेस आती हैं, और लोकल कीमो रिसेप्टर से भी, जो कि है ना लो सेंसिटिव कीमो रिसेप्टर भी कहते हैं, जो कि एट्रिया और ब्रोंका में लोकेटेड होते हैं, वहाँ से भी इम्पल्सेस जो है वो इसी है ना न्यूक्लियस सॉलिटेरिस वाला एरिया, जो कि रिस्पिरेटरी सेंटर का कंपोनेंट है, वहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, क्वाइट ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है डॉर्सल वाला पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सेंटर। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द रिस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल द नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये कैसे कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग इंस्पायरेटरी बाय रिलीजिंग इंस्पायरेटरी, इसका एक सेकंड में नाम चेक करूँ, हाँ, बाय रिलीजिंग इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल। कैसे कंट्रोल करता है, बाय रिलीजिंग इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल। डॉर्सल वाला जो है वो कैसे कंट्रोल करता है, बाय रिलीजिंग इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल। अब ये इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल क्या है, ये ऐसा सिग्नल होता है कि ये हमारे पास क्या करता है कि ये है ना लंग्स की तरफ मैसेज भेजता है कि हर 2 सेकंड में क्या हो कि हमारे पास इम्पल्स ट्रैवल हो, जो कि क्या करवाएगी, हमारे पास लंग्स की वो इंस्पायरेशन करवाएगी। लंग्स की क्या करवाएगी, इंस्पायरेशन, यानी कि लंग्स को एक्सपेंड करेगी। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज भेजेगी कि भाई है ना लंग्स को बोलो कि वो एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। तो हमारे पास हर 2 सेकंड में क्या होगा, इम्पल्स ट्रैवल होगी और लंग्स को क्या करवा देगी, एक्सपेंड करवा देगी। उसके बाद क्या होगा कि इंस्पायरेटरी सिग्नल स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि 3 सेकंड के लिए कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। 3 सेकंड के लिए क्या होगा, कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। कौन सा सिग्नल, इंस्पायरेटरी सिग्नल। 3 सेकंड के लिए कोई भी इंस्पायरेटरी सिग्नल नहीं आएगा। क्या हुआ सबसे पहले कि पहले 2 सेकंड के लिए इंस्पायरेटरी सिग्नल आया, जिससे क्या हो कि हमारे पास है ना लंग्स वो हो गए, एक्सपेंड हो गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंस्पायरेशन की फॉर्म में आ गए, एक्सपेंड हो गए। लेकिन फिर क्या होगा कि 2 सेकंड के बाद अब हमारे पास ये इंस्पायरेटरी सिग्नल नहीं आएगा। और कब तक नहीं आएगा, 3 सेकंड तक नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, 3 सेकंड तक नहीं आएगा। तो इस 3 सेकंड में क्या होगा कि हमारे पास एक्सपायरेशन हो जाएगी। इस 3 सेकंड में क्या होगा, हमारे पास एक्सपायरेशन हो जाएगी। एक्सपायरेशन कैसे होगी, इलास्टिक रिकॉयल से। एक्सपायरेशन कैसे होगी, इलास्टिक रिकॉयल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास लंग्स जो है वो इलास्टिक रिकॉयल की वजह से क्या होंगे, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, और वी कैन से कि है ना अपना वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर लेंगे और है ना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, जो कि एक्सपायरेशन की पोजीशन होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि 3 सेकंड खत्म हो गए। उसके बाद दोबारा इंस्पायरेटरी सिग्नल आएगा और फिर ये 2 सेकंड तक परसिस्ट करेगा और लंग्स जो है वो हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल कहलाता है। ये कौन रिलीज़ करता है, डॉर्सल वाला। अब इस इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, इस इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल को क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। और इस कंट्रोल को कौन कंट्रोल करता है, ये जो इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल का जो कंट्रोल है, यही कंट्रोल जो है ये हमारे पास नर्वस कंट्रोल कहलाता है। इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल को जो कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल हमारे पास क्या कहलाएगा, नर्वस कंट्रोल। यानी कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल कराएगा रिस्पिरेशन के अंदर, वो इस इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल को कंट्रोल कराएगा। नर्वस सिस्टम जो है ना रेगुलेशन और रिस्पिरेशन में रोल प्ले करेगा। वो क्या रोल प्ले करेगा कि वो इस इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल को कंट्रोल करेगा कि अगर हमें फॉर सपोज कि हमें अगर है ना बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग करनी है, बहुत जल्दी ब्रीथिंग करनी है, तो हमारे पास ये जो इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल है, इसका टाइम पीरियड जो होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि बहुत क्विकली फॉर्म में इंस्पायरेशन होगी कि 1 सेकंड के लिए इंस्पायरेशन हो। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए अगर इंस्पायरेशन होगी तो हमारा एक्सपायरेशन टाइम जो होगा वो भी कम हो जाएगा। यानी कि हमें पता है कि भाई वो इंस्पायरेशन के लिए रैंप जो आता है वो 2 सेकंड का होता है कि 2 सेकंड
सेकंड के लिए हमारे पास इंस्पायरेशन होगी और 3 सेकंड के लिए क्या होगी, एक्सपायरेशन होगी। तो अगर हमें रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ानी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ये एनर्जी जो टाइम है उसको आप कम कर दो, यानी कि आप एक सेकंड के अंदर सांस अंदर लो और दूसरे और 2 सेकंड के अंदर सांस बाहर निकालो। पहले आप क्या कर रहे थे कि 2 सेकंड तक आप सांस अंदर ले रहे थे, फिर 3 सेकंड तक सांस बाहर निकाल लेते थे। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाना है तो 1 सेकंड के अंदर सांस अंदर लो और फिर 2 सेकंड में सांस बाहर निकालो। तो ये जो हम रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाने के लिए इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल की टाइम ड्यूरेशन को डिक्रीज़ करा रहे हैं। ये डिक्रीज़ कौन कराएगा, ये हमारे पास नर्वस कंट्रोल जो है वो डिक्रीज़ कराएगा। अब ये कैसे डिक्रीज़ कराएगा तो मेरे यारों फिल्म अभी बाकी वो नेक्स्ट ऑडियो में बताऊँगा। हमने देखा था कि किस तरीके से डॉर्सल साइड और वी कैन से कि डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी सेंटर, उसने हमारे पास क्वाइट ब्रीथिंग में हेल्प किया था बाय रिलीजिंग इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल। और इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल क्या था कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो टुवर्ड्स द डायफ्राम, जिससे हमारे पास क्या होता है, डायफ्राम एंड लंग्स, जिससे क्या होता था कि हमारे पास डायफ्राम, लंग्स और जो हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह थे, इंटरकॉस्टल के भी कौन से, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो कि इंस्पायरेशन करवाते थे, वो हमारे पास क्या होंगे, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इंस्पायरेशन हो जाएगी। ठीक है, इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल क्या था कि 2 सेकंड के लिए हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हर उस मसल के ऊपर आएगा जो कि हमारे पास इंस्पायरेशन करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास 3 सेकंड के लिए कोई इंपल्स नहीं आएगी और उस 3 सेकंड में क्या होगा कि ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल हमारे पास डायफ्राम जो है, जो कि पहले नीचे हो जाता है इंस्पायरेशन के अंदर एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, वो दोबारा अपनी डूम शेप में आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो हमारे पास एक्सपायरेशन का रोल प्ले करेंगे और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स जो है वो दोबारा हमारे पास लंग्स को अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस लेकर आ जाएगी। ठीक है, ये कब होगा, ये हमारे पास 3 सेकंड के अंदर काम होगा सारा का सारा, क्योंकि 3 सेकंड में हमारे पास इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल नहीं है। जैसे ही 3 सेकंड खत्म हो जाएंगे, एक्सपायरेशन खत्म हुई, फिर दोबारा हमारे पास इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल जनरेट हो जाएगा, 2 सेकंड के लिए इंस्पायरेशन होगी। तो ये हमने एक जनरली तौर पर डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम का जो मेन रोल है इन कंट्रोलिंग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वो है ही ये कि वो कंट्रोल करेगा इस इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल को। अब इस इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल को कैसे कंट्रोल करेगा कि फॉर सपोज कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें क्या करनी है कि भाई हमें ब्रीथिंग बढ़ानी है। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमें ब्रीथिंग बढ़ानी होती है, और ये ब्रीथिंग क्यों बढ़ानी होती है कि हम जितनी ज़्यादा ब्रीथ करेंगे, जितना ज़्यादा हम एयर इनटेक और एयर वो करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो मसल टिश्यूज़ को मिलेगी। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करते हैं भाई, आप कभी भी एक्सरसाइज करोगे तो आप हाइपर वेंटिलेट करते हो। आप हाइपर वेंटिलेट इस वजह से करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेथ लेते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाते हो और फिर ब्लड से हमारे पास मसल्स की टिश्यूज़ को मिलती है। ठीक है, तो अब ये जो हमें रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ानी है, ये कैसे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी ऐसे कि आप इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल को जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट करा दो। इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिवेट करा दो। अब इस ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्टिवेट कराने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक और जो सेंटर होता है जिसको मैंने बताया था, जो कि अपर पॉन्स और न्यूक्लियस एम्बिगस पे लोकेटेड होता है, जिसका नाम है नीमोटैक्टिक सेंटर। वो क्या कराएगा, वो हमारे पास डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देगा। वो क्या करेगा, वो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल जो है वो अब जल्दी जल्दी निकलेंगे। इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल को क्या होगा कि हमारे पास वो स्पीड अप करवा देगा और डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की जो स्टिमुलेशन है उसको डिक्रीज़ करा देगा। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन को डिक्रीज़ करा देगा, इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल को इंक्रीज़ करा देगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी। हाइपर वेंटिलेशन से क्या होगा कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ जो है वो इनटेक करेंगे। हमारे पास नीमोटैक्टिक ने क्या करवाया, नीमोटैक्टिक ने क्या करवाया, नीमोटैक्टिक इनहिबिट्स द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। नीमोटैक्टिक ने क्या करवाया, इनहिबिट करवा दिया डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। अब अगर इसने इनहिबिट करवा दिया डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, तो इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल कहाँ से आएगा। अगर डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाएं, तो हमारे पास इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल कहाँ से आएगा। तो जो अब हमारे पास इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल आएगा, और हमें अब जो इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल आएगा कहाँ से, और दूसरा सवाल ये कि हमारे पास इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल हमें क्विक वाला चाहिए कि 1 सेकंड की इंस्पायरेशन और 2 सेकंड की एक्सपायरेशन। अब ये कहाँ से आएगा, ये हमारे पास आएगा वेंट्रल ग्रुप ऑफ उससे
है ना न्यूरॉन्स के। कहाँ से आएगा? वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी सेंटर, डॉर्सल, वेंट्रल और मैंने निमोटेक्टिक बताया था। तो वेंट्रल वाला जो है अब वो जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और वो क्या कराएगा कि वो है ना डीप ब्रीथिंग और वी कैन से कि क्विक ब्रीदिंग के अंदर ये हमारे पास वेंट्रल वाला जो है वो रोल प्ले करेगा कि वो इंस्पायरेटरी सिग्नल अब रिलीज़ कराएगा, इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल रिलीज़ कराएगा, जो कि क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, जो कि क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और कम टाइम के अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करवाएगा। अब जो हमने वेंट्रल वगैरह का भी देख लिया कि तीनों सेंटर्स का हमने काम देख लिया कि जो डॉर्सल जो था वो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के लिए इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल रिलीज़ करता था। निमोटेक्टिक जो था वो क्या करता था कि थोड़ी बहुत इनहिबिशन करवाता था किसकी? डॉर्सल वाले की, जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारे पास इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल का टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो जाता था और हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग जो थी वो इंक्रीज़ हो जाती थी। फिर वेंट्रल ग्रुप को हमने देखा कि वो हमारे पास क्विक वाला इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल रिलीज़ कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि हमारे पास है ना एक तो इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल का जो टाइम पीरियड था वो कम था, यानी कि 1 सेकंड की इंस्पायरेशन, 2 सेकंड की एक्सपायरेशन, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था? रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। साथ साथ में वेंट्रल वाला जो है वो हमारे पास एक्सपायरेशन में भी हेल्प कराता है। वेंट्रल वाला जो है वो किस में हेल्प कराता है? एक्सपायरेशन में भी हेल्प करवाता है, ठीक है। डॉर्सल वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल रिलीज़ करता है, वेंट्रल वाला इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल भी रिलीज़ करता है और है ना उसकी एक्सपायरेशन के लिए स्टिमुलस जो है वो हमारे पास एब्डोमिनल मसल को भी सेंड करता है। ये चीज़ याद रखना कि डॉर्सल वाला सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन में हेल्प करवाता है और वेंट्रल वाला जो है वो हमारे पास है ना एक तो वो हमारे पास जब वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है या हमारे पास नॉर्मल ब्रीथिंग से ज़्यादा में ब्रीथिंग रिक्वायर होती है तब एक्टिवेट होता है। दूसरा ये क्या करता है कि दूसरा ये हमारे पास ये काम करता था कि उसको एक्सपायरेटरी मसल्स जो कि एब्डोमिनल मसल्स से उनको है ना स्टिमुलेशन और उनको जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता था, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मली देख लिया था कि डॉर्सल, वेंट्रल और उसके निमोटेक्टर के क्या काम थे। वेंट्रल वाला जो है वो एक्सेप्ट क्वाइट ब्रीथिंग के वो हमारे पास इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों करवाता है एक्सेप्ट क्वाइट ब्रीथिंग के। निमोटेक्टेड क्वाइट ब्रीथिंग को क्या कराता है? डिक्रीज करा के उसको वो मतलब क्वाइट ब्रीथिंग को क्या कराता है? इंक्रीज करा देता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज कराता है और रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज कराने के लिए क्या करता है कि डॉर्सल वाले को इनहिबिट करना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा। और डॉर्सल वाला क्या करता है? वो सिर्फ इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास हर 2 सेकंड में क्या होता है कि ना हर 2 सेकंड के लिए एक इम्पल्स आती है, जिससे हमारे पास लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी जो उसको सराउंड करने वाले जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे पास इंस्पायरेशन हो जाती है 2 सेकंड के लिए। फिर 3 सेकंड तक कुछ भी नहीं होता और 2 सेकंड के बाद दोबारा जो डॉर्सल वाला जो है वो इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल देख लिया था। अब हमें आगे देखना है। आगे जो चीज़ है वो है हमारे पास हैरिंग ब्रूअर रिस्पॉन्स, हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेमेशन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हमारे पास है ना जो लंग्स जो है अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल जो है वो है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास लंग्स जो है वो हमारे पास इंस्पायरेटरी फॉर्म में बहुत ज़्यादा देर तक चले गए। लंग्स जो है वो इंस्पायरेटरी फॉर्म में क्या हो गए? बहुत ज़्यादा चले गए। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ने क्या किया हुआ है? रिब्स केज वगैरह को ऊपर किया हुआ है। लंग्स जो है वो हमारे पास एक्सपेंडेड हुए हुए हैं टू द थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। अब क्या होगा कि हमारे पास इस लंग्स के एक्सपेंड होने से हमारे पास जो ब्रोंकियल वो हैं ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होने लगेगा। लंग्स एक्सपेंड होते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। तो उस एक्सपेंशन से क्या होगा कि प्रेशर लगेगा ब्रोंक्यूल्स के ऊपर। अब जैसे ये प्रेशर लगेगा ब्रोंक्यूल्स के ऊपर तो ब्रोंक्यूल्स इस प्रेशर स्टिमुलेशन को ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू उससे हैरिंग्स नर्व्स। हमने पढ़ा था हैरिंग्स नर्व्स होती हैं जो कि फिर कहाँ जाती हैं? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स में जाती हैं और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो फिर इस न्यूक्लियस सॉलिटेरिस वाले एरिया में जाएगा और न्यूक्लियस सॉलिटेरिस वाला जो एरिया है वो खुद हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास स्ट्रेच की यानी कि ज़्यादा देर तक इंस्पायरेशन हो रही है, इसका सिग्नल जैसे ही हैरिंग से ग्लॉसोफेरेंजियल में गया और ग्लॉसोफेरेंजियल से न्यूक्लियस सॉलिटेरिस वाले एरिया में गया, वहाँ जाने के बाद क्या होगा कि ये अब इम्पल्स जो है वो जाएगी कहाँ पर? उस पे न्यूमोटेक्टिक पे। अब इम्पल्स कहाँ पे जाएगी? न्यूमोटेक्टिक पे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल की जो स्टिमुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और फिर लंग्स जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे और रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स था जिसमें हमारे पास डिलेड इंस्पायरेशन को हम कम करवा रहे थे, जो नॉर्मल डिलेड रिस्पायरेशन हो गई थी
जो नॉर्मल डिलेड इंस्पायरेशन हो रही थी, जिसमें हमारे पास बहुत देर तक इंस्पायरेशन हो रही थी, उसको हम डिक्रीज़ करा के नॉर्मल तक लेकर आ रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं बेरिंग जो इन्फ्लेमेशन रिफ्लेक्स था।